Assalamu alaikum. The Statismology तरफना ताज़ा खुशामदीद. वेलकम फ्रॉम द टीम ऑफ स्टेटिस्मोलॉजी. आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजमल साहब जो कि पिछले 12 साल से पीडियाट्रिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आज हम सर से डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक. तो सर से हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सर बच्चों में नज़र चेक करना क्यों ज़रूरी है? बच्चों में नज़र चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे होते हैं उनकी ग्रोइंग एज होती है. तो ग्रोइंग एज में रिफ्रैक्टिव एरर्स के डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चों का आई बॉल का साइज़ बढ़ रहा होता है, एक्सियल लेंथ ग्रो कर रही होती है, लेंस का साइज़ चेंज हो रहा होता है. बच्चों में अकोमोडेशन ज़्यादा होती है जो कि विद द पैसेज ऑफ एज जो है वो कम होती है. अगर हम लिटरेचर की बात करें तो बच्चों का जो आई बॉल का जो साइज़ है वो 27% छोटा होता है एज कम्पेयर टू द आई बॉल ऑफ द अडल्ट. जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन ज़्यादा होता है और आंखें जो स्लाइटली डाइवर्जेंट स्टेट में होती हैं. ठीक है. फिर ऐसा ऐसा जो कन्वर्जेंस डेवलप होती है, अकोमोडेशन डेवलप होती है, तो जिसकी वजह से आंखें स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाती हैं. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल फिनोमेना जो होते हैं वो बच्चों में पैदाइशी तौर पर चल रहे होते हैं. जैसे फिक्स एंड फॉलिंग होती है, फिक्सेशन रिफ्लेक्सेस होते हैं, कन्वर्जेंस है, स्मूथ परसूट है, स्केट्स हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं. डेवलपमेंटल स्टेज से बच्चा गुजर रहा होता है. तो डेवलपमेंटल स्टेज से जब बच्चा गुजर रहा होता है तो उसमें रिफ्रैक्टिव एरर के इंड्यूस होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं. और आजकल के मॉडर्न एरा में जो एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन है, जो आपके एक्सबॉक्स है, प्ले स्टेशन, आपको मल्टीपल वैराइटीज़ हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो स्क्रीन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं. ठीक है. इवन क्या अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्टोमेट्री कि आप 4 ईयर तक बच्चों को जो है स्क्रीन से एक्सपोज ही ना करें. हमारे यहाँ एशिया में स्पेशली पाकिस्तान 1 साल का बच्चा, 6 माह का बच्चा जो है वो टैब लेके बैठा होता है, फोन लेके बैठा होता है. 2-2 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं. ठीक है. तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन जितना होगा उतने ऐनक का नंबर यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. So it's mean that कि स्क्रीन यूज इंड्यूस रिफ्लेक्टिव एरर. स्क्रीन के इस्तेमाल से नज़र कमज़ोर हो सकता है. हो सकती है. सर तो अगर लेट सपोज हमारे पास बच्चे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसमें हम बच्चों की नज़र चेक कर सकते हैं? लेट सपोज मैं एक पिरपरी में बैठा हूँ, मेरे पास चार्ट वगैरह नहीं है, तो कोई इस तरह के देसी टाइप तरीका है जिससे हम बच्चों की नज़र चेक कर सकते हैं? जो विजुअल ब्यूटी होती है या जो विजुअल स्टेटस ऑफ द आई होता है उसको चेक करने के 2 मेथड होते हैं जैसे कि इस्माइल खान बता रहा है. एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि वो इन नंबर्स, इन अमाउंट, इन क्वांटिटी आप चीज़ को मेजर करते हैं. उसको मेजर करने के लिए आपको विजुअल ब्यूटी चार्ट की ज़रूरत होती है. लाइक स्नेलन विजुअल ब्यूटी चार्ट है, लॉग वाला है, के पिक्चर्स है, मल्टीपल चार्ट्स अवेलेबल है. अगर आप पेरिफेरी में काम कर रहे हैं या वैसे आप पेरिफेरी में रहते हैं, ये सहूलतें वहाँ अवेलेबल नहीं है. तो दूसरा मेथड होता है क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में ये होता है कि आपको विजुअल ब्यूटी की जो क्वालिटी है उसका पता चल जाता है. उसकी बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट का विजुअल स्टेटस अच्छा है या नहीं है. जो सबसे बेसिक टेस्ट होता है वो होता है 100 and 1000 स्वीट बॉल टेस्ट. अगर हम उसको आसान भाषा में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा कि बच्चे खाते हैं, छोटी छोटी बंटीज होती हैं, कैंडीज होती हैं, जो रंग बिरंगी होती हैं, डिफरेंट कलर्स में होती हैं. वो अपने हाथ पे रखें. एक हाथ पे कैंडीज होंगी या आजकल के बच्चों को दुकान से वो मिल जाती है शॉप से, सौंफ की वो एक फीडर सा बना होता है, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स की होते हैं. आप ऐसे हाथ करें उसके आगे बच्चे के. अगर तो वो सीइंग चाइल्ड होगा तो वो जो कलरफुल कैंडीज हैं, जो बंटीज हैं, वो उसको पिक करेगा. ठीक है. अगर उसकी विजन नहीं होगी तो वो दूसरी साइड पे जाएगा या वो उसको चीज़ को देख ही नहीं पाएगा. ठीक है. ये होता है सबसे बेसिक. इसके अलावा आप जो बगैर किसी गैजेट्स के या इंस्ट्रूमेंट के कर सकते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शन टू ऑक्लूजन. ठीक है. आप पेशेंट को दूर का कोई टारगेट देते हैं, उसको कहेंगे फिर आप गांव में उसको कहते हैं बकरी को देखो, भैंस को देखो, या अपने मामा को देखो, या अपने फादर को देखो. तो आप क्या करेंगे, एक हाथ से एक आंख पे ऐसे हाथ रखेंगे, उसको कहेंगे उस चीज़ को देखता रहे. फिर इसको चेंज करके फिर दूसरी आंख पे हाथ रखेंगे
तो आपने देखना है कि बच्चा आपके हाथ को पीछे हटाता है या नहीं हटाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट करता है दैट फर्स्ट करेंगे इससे हमने हाथ उसको बंद किया, अगर तो उसकी ये सींग आई है इस आंख से अगर वो देख रहा है तो आपका वो फौरन हाथ पीछे हटा के देखने की कोशिश करेगा। तो अगर बच्चा ऑब्जेक्ट करता है क्लोजर को दैट मीन्स कि उसका जो पोटेंशियल है वो अच्छा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं करेगा तो फिर उसका जो विजुअल पोटेंशियल है वो पोअर है। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है मिररिंग होता है। आप जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को स्पेशली उनको शीशे के सामने खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और देखो कि वो शीशे में अपनी पिक्चर को देख के स्माइल पास करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे मैं सलाम पेश करना चाहूँगा वीडियो पे, तो अक्सर से अपनी प्रोफेसर डॉक्टर सीमा की उन्होंने पीस पे बहुत काम किया है और मुझे जो थोड़ा बहुत आता है वो डॉक्टर सीमा की वजह से ही आता है। वो हमें कहा करती थी कि आपने सबसे पहले मदर से पूछना है क्या बच्चा आपके फेस को देखता है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है जो मदर नोटिस करती है सीइंग चाइल्ड का, वो ये होता है कि बच्चा माँ के फेस को देख के स्माइल करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए मदर से, क्या बच्चा आपके फेस को देखता है, क्या आपको रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। अगर मदर के फेस को देख रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो दैट मींस उसका विजुअल पोटेंशियल अच्छा है। और ये मदर ही सही बताएगी क्योंकि 24 घंटे तो मदर के पास ही ये मदर ही सही बताएंगी। और डॉक्टर सीमा हमेशा इंसिस्ट करती होती थी कि अगर पेशेंट दिखाना है तो मदर खुद आए, नानी दादी साथ नहीं आए। ठीक हो गया सर। मिसाल के तौर पर हमने पेशेंट का विजन चेक किया, हमने फिर इवैल्यूएट भी किया कि उसको रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर एक पेशेंट है उसको रिफ्रैक्टिव एरर है तो आया उसको ग्लासेस लगाना क्यों जरूरी है? अगर वो ग्लासेस न लगे तो उसके कोई नुकसान है? चलिए इससे पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कभी भी बच्चों की एनक का नंबर चेक करते हुए आपने ऑटो एफ यूज नहीं करना। ऑटो एफ इज अ कंट्राइंडिकेटेड इन पीड्स। इसके लिए जो स्पेशल टेस्ट है वो है वेट्रोस्कोपी। ये पढ़िए हमारे पास, दिस इज नोन एज अ वेट्रोस्कोपी। ठीक है। आप क्या करें, पेशेंट को डायलेट करें विद द हेल्प ऑफ साइटोपिन। आधे घंटे के इंटरवल से 3 दफा बच्चे की आंख में कतरे डालें। जब बच्चा फुली डायलेट हो जाए, उसकी अकोमोडेशन एट रेस्ट हो जाए, रिलैक्स हो जाए, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव वैल्यू। जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट में बोला था कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चों के रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं, तो उसमें अकोमोडेशन बहुत हाई होती है। हाई अकोमोडेशन क्यों होती है? क्योंकि आंखें स्लाइटली डाइवर्जेंट स्टेट में होती हैं। तो आंखों को अंदर लाने के लिए, अंदर खींचने के लिए एक्सेसिव अकोमोडेशन की जरूरत होती है। तो हाई अकोमोडेशन जो होती है वो ऑटो एफ उसको निगेट नहीं करता। उस हाई अकोमोडेशन वैल्यू की वजह से जो ऑटो एफ होता है यूजुअली जो पीड्स में क्या देता है कि ऑटो जो वैल्यू होती है वो गलत देता है, इनकरेक्ट नंबर देता है। और वही इनकरेक्ट नंबर आपको मिसलीड भी कर सकता है और करता है, हमने देखा है। अब एक पेशेंट उसका अब 4 साल का बच्चा है, उसका ऑटो एफ करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी +5 +6। वही बच्चा जब हम साइकोपिन के साथ डायलेट करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो वेट्रोस्कोपी है वो 2.5 या 3 पे न्यूट्रल हो रहा होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आते हैं। बच्चों के रिफ्रैक्शन करते हुए आप कोशिश करें कि आप रेटिनोस्कोप को यूज करें एज कंपेयर टू ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। तो अब आपका क्वेश्चन क्या था कि चेक करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए चेक करना जरूरी है क्योंकि मैं एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो डेवलपमेंटली डिलेड होते हैं या जिनके डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरमिक्स होती हैं। जैसे अगर बच्चा जो है वो जो बच्चे सुनते नहीं है वो बोलते भी नहीं है, क्योंकि जो बच्चा सुनेगा तो बोलेगा, अगर वो सुन नहीं रहा तो वो बोल नहीं रहा। एक मुझे मैं आर्टिकल में पढ़ रहा था कि इन्फेंटाइल यूरोटोपी, जैसे सिंपल से हम बात करते हैं मिसअलाइनमेंट है, इट्स एन सर्जिकल इमरजेंसी। आप उसकी मिसअलाइनमेंट ठीक करेंगे तो उसके बाकी का माइलस्टोन्स भी अचीव होना शुरू हो जाएंगे।
अदरवाइज अगर आपकी अगर मिस अलाइनमेंट है तो इसकी वजह से उसके जो बाकी के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो भी इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो जो जब बच्चा अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में से गुजर रहा होता है तो उसको क्लियर वाज़िया आंख के पर्दे पे इमेज चाहिए ताकि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी हो सके और उसकी प्रॉपर जो विजुअल स्टिमुलेशन है वो हो सके। अगर इस स्टेज पे आप उसको प्रॉपर या एक्यूरेट एनक का नंबर नहीं देंगे तो उसके जो रेटिनल एरियाज हैं वो क्या हो जाएंगे, सुप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सुप्रेशन होती है और फिर सुप्रेशन होती है वो आगे फिर चली जाती है सुस्त रवि की तरफ, सुस्त नजरी की तरफ। आंख फिर क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, वो कम देखती है एज कम्पेयर टू द अदर आई। तो कहने का मतलब ये आप कह रहे हैं कि ऐनक लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है अगर लगती हो तो। हाँ, अगर नंबर है ऐनक का तो ऐनक लगाना जरूरी है ताकि आंख सुस्त नजरी की तरफ ना जाए। सर ऐसा हो सकता है कि दोनों आंखों में ऐनक का नंबर का डिफरेंस है, तो इसकी कोई है, अगर ऐनक के नंबर में डिफरेंस हो और फिर वो पेशेंट ऐनक न लगाए, अगर डिफरेंस है तो हम कितना डिफरेंस दे सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। बुक्स में जो लिटरेचर है वो थोड़ा सा क्लिनिकल प्रैक्टिस से डिफरेंट है। तो बुक्स में तो ये लिखा हुआ है कि जो एनिसोमेट्रोपी है दैट मींस के डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव लेवल ऑफ द बोथ आईज वो मैक्सिमम आप 2 या 2.5 तक देख सकते हैं। ये है स्फेरिकल डिफरेंस। स्फेरिकल डिफरेंस लिखा हुआ है कि आप 1 से 1.5 दे सकते हैं या मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। इवन दो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अपने क्लिनिकल हॉस्पिटल में देखा है कि अगर डिफरेंस सपोज यंग पेशेंट्स हैं जैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, मैं तो उनको 5 और 6 का डिफरेंस भी दे सकता हूँ, दे देता हूँ, क्योंकि ये होती है न्यूरल प्लास्टिसिटी, ये डेवलपिंग स्टेज होती है, न्यूरल प्लास्टिसिटी अभी उनकी हो रही होती है। ठीक है, उनकी जो विजुअल डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट हो रही होती है। अगर वो डिफरेंस टॉलरेट कर जाते हैं, देखिए हमारे पास चांस तो है ना, अगर फर्स्ट करें ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो डिफरेंस टॉलरेट नहीं करेगा तो हम उसका नंबर कम कर देंगे। अगर आप उसको रखेंगे काम पे तो जो हाई नंबर वाला चांस था वो क्या हो जाएगा, 8 to 12 ईयर के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8 to 12 ईयर तक अगर उसकी सुप्रेशन ओवरकम नहीं होती तो बाद में भी ओवरकम नहीं होती। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमने अक्सर देखा है कुछ प्रैक्टिशनर की स्लिप्स होती हैं, वो क्या करते हैं एनिसोमेट्रोपिया उसको कम कर देते हैं। फर्स्ट एक आंख में -2 है, दूसरे में -6 आ रहा है, तो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, एक में -2 रहने देते हैं, दूसरे में 4 कर देंगे या 4.5 कर देंगे। मैं ये अक्सर बात करता होता हूँ कि फर्स्ट करेंगे ये पेन है, इस पेन की कीमत है सपोज कर देते हैं 10 रुपीज। क्या आपके पास 9 रुपए होंगे तो आप इससे परचेज कर सकते हैं? नहीं। 9.5 होंगे तो परचेज कर सकेंगे? नहीं। अगर परचेज करना है तो कितने पे करना है? 10 पे करना है। अब मैं पेश हूँ सपोज इस आंख में -2 है, इसमें -6 है, अब किसी ने इसमें -2 दे दिया, इसमें -4 दे दिया, इसका -2 क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इसका रेटिनल सेल स्टिमुलेट कब होंगे, जब -6 मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा, फुल करेक्शन मिलेगी तो रेटिनल स्टिमुलेशन होगी, फुल स्टिमुलस मिलेगा, क्लियर रेटिनल इमेज उसको तब मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट को क्लियर रेटिनल इमेज मिले। अगर क्लियर रेटिनल इमेज मिलेगा, रेटिनल स्टिमुलेशन होगी तो फिर उसकी जो सुप्रेशन है वो ओवरकम होगी। तो जब भी एनिसोमेट्रोपिया हो या डिफरेंस इन द इफेक्टिव लेवल ऑफ द बोथ आईज हो, तो आपने कोशिश करें कि मैक्सिमम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें कि जितना वो मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, मैक्सिमम पे जाएं, मिनिमम पे ना जाएं। हाँ, एक केस में आप कर सकते हैं मिनिमम पे, अगर फर्स्ट करें कि मैक्सिमम पे जाने पे उसकी विजन इंप्रूव नहीं होगी और डिक्रीज होता है, तो फिर आप नंबर कम कर सकते हैं, डिप्लोपिया हो सकता है। अगर ऐसे फैक्टर्स हैं तो फिर आप कम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पेशेंट नंबर अपना टॉलरेट कर रहा है तो आप उसको हायर नंबर पे जाएं ताकि उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इफेक्टिव एरर मिले, करेक्शन हो उसकी, और उसकी जो रेटिनल स्टिमुलेशन है वो स्टार्ट हो जाए। इवन कि मैं तो अपने कुछ अडल्ट पेशेंट्स हैं जो कि 30+ होते हैं, 35-40, उनको इसमें काउंसलिंग बहुत जरूरी है।
अब उनको काउंसिल करें, उनको समझाएं कि हम ट्रायल ले रहे हैं, हो सकता है कि ये लगाने से आपकी जो आंख अडॉप्ट कर जाए तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, आप 3D विजन इंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, स्टिमुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, हम वापस उसी नंबर पे आ जाएंगे। एटलीस्ट आप अपॉर्चुनिटी तो अवेल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैंने 8-9 तक का डिफरेंस दिया हुआ है। 9 तक का मैंने मैक्सिमम डिफरेंस दिया हुआ है अपने अडल्ट पेशेंट्स को, और वो खुश हैं। उससे पहले क्या था कि उनकी जो विजन होती थी 636 होती थी कम नंबर के साथ, और उन्होंने ज़हनी तौर पे ये समझ लिया था कि अब नंबर बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आया हम अपने आवाम को, अपने व्यूअर्स को आसान जुबान में ऐसे समझा सकते हैं कि लेट सपोज चिल्ड्रन हॉस्पिटल से न्यू हॉस्पिटल जाने का जो सफ़र है वो गाड़ी 5 किलो फ्यूल जो है ना वो कंज्यूम करे, और हम 5 के बजाय उसको 3 फ्यूल डालेंगे तो हम न्यू हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। जब तक आप एक्यूरेट करेक्शन नहीं देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है वो प्रॉपर स्टिमुलेशन मिले। इसलिए कोशिश करें कि ये हम मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली पेरेंट्स को कि बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। स्क्रीन की वजह से मोस्टली एस्टिग्मेटिज्म इंड्यूस होती है, ड्राई आइज होती हैं, व्हेनेवर वी आर बिजी ऑन द स्क्रीन तो हमारी स्टेरिंग अपीयरेंस होती है। तो जब हम एक स्टेरिंग अपीयरेंस होती है तो हमारा जो ब्लिंक रेट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और आपको पता है हमारा जो कॉर्निया वो ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। इसकी टोटल खुराक क्या है, जो आंख में पानी आता है। आंख में पानी कब आता है, जब हम ब्लिंक करते हैं। तो जब स्क्रीन पे बिजी होते हैं हम ब्लिंक नहीं करते, ब्लिंक रेट कम हो जाता है तो हमारी आंखें ड्राई करती है। अक्सर पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब तुम एनू ना समझाओ, अब बच्चे को डांटो कि ऐसे स्क्रीन ना देखे। मैं उसको 10 मिनट में बच्चा मेरे पास आया, मैं उसको कैसे डांट सकता हूँ, मेरी बात कैसे मानेगा। आप उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, आप उसे डांटें। ये पेरेंट्स को चाहिए कि वो बिहेव करें लाइक अ डिक्टेटर बाय होकर ग्रुप, अपने बच्चों को मैनेज करें, उनका स्क्रीन के साथ ताकि एक्सपोजर कम से कम हो। इससे हम बच्चों की विजन को जो है वो डिटोरिएशन से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे सवाल के जवाब देने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।